स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड की जब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो स्ट्रक्चर के लिहाज से हम देखते हैं कि ये है जी हमारे पास अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला जो कि कार्बोक्सिल ग्रुप पर मुश्तमिल है और अमाइनो ग्रुप पर मुश्तमिल है। जैसे मैंने बताया कि ये एसिडिक है क्योंकि इट कैन प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन एंड इट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन्स। तो इस वजह से ये एसिडिक नेचर शो करता है और ये क्या शो करता है, बेसिक नेचर शो करता है। और इस वजह से यहाँ से हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाता है अमाइनो ग्रुप पर और उसकी वजह से क्या होता है कि ये हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन में तब्दील हो जाता है और ये अमोनियम आयन में तब्दील हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास दो आयन्स बन गए हैं, दो आयन्स बन गए विद इन द सेम मॉलिक्यूल। और इस वजह से ऐसा हमारे पास मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो आयन्स हो तो उसको हम कहते हैं डाइपोलर आयन या फिर ज़ीरो आयन्स। डाइपोलर आयन्स को ही हम ज़ीरो आयन्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें पॉजिटिव एंड भी है और नेगेटिव एंड भी है। पॉजिटिव एंड कब बनता है कि जब प्रोटॉन कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अमाइनो ग्रुप पर मुंतकिल हो जाता है तो ये पॉजिटिव आयन बन जाता है और कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो नेगेटिव आयन में तब्दील हो जाते हैं। तो इस तरह से बैक सेम मॉलिक्यूल में दो आयन्स मौजूद होते हैं, तो इस वजह से इसको हम डाइपोलर आयन्स भी कहते हैं या ज़ीरो आयन्स भी कहते हैं या फिर इसको हम इंटरनल सॉल्ट भी कहते हैं। और जितने भी हमारे पास अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं वो डाइपोलर आयन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी नेचुरली अक्रिंग जो हमारे पास अमाइनो एसिड होते हैं वो अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं और अल्फा अमाइनो एसिड जो होते हैं वो डाइपोलर आयन्स होते हैं। अब हम इनके देखते हैं कि ये हमारे पास जो डाइपोलर आयन्स है इसके एसिडिक और बेसिक हम करैक्टर को देखते हैं कि ये किस तरह से एसिडिक और बेसिक करैक्टर शो करते हैं, यानी डाइपोलर आयन जो है ना किस तरह से एसिडिक बेसिक। ये है कि हमारे पास डाइपोलर आयन जिसमें नेगेटिव आयन भी है और पॉजिटिव आयन भी है। अगर हम इसके अंदर डाइपोलर आयन्स के अंदर अगर हम एसिड डाल दें तो ये कार्बोक्सिलेट आयन इस एसिड को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस तरह से वो स्पीशीज जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करती है वो एज ए बेस के तौर पर, तो यहाँ कार्बोक्सिलेट आयन जो है ना वो बेसिक करैक्टर शो कर रहा है। और इस तरह से ये जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो इस तरह से ये हमारे पास नियर सिचुएशन होगी, नियर कंपाउंड बन जाता है। और इसी तरह से अगर हम इस डाइपोलर आयन्स में एसिड की बजाय अगर हम बेस ऐड कर दें तो ये अमोनियम आयन जो है ना ये रिलीज करता है हाइड्रोजन आयन और ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोक्साइड आयन से मिलकर क्या बना देता है, वाटर बना देता है और अमोनियम आयन दोबारा अमाइनो ग्रुप में क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्योंकि ये स्पीशीज हाइड्रोजन दे रही है तो स्पीशीज विच प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन नोन एज बेस, इस तरह नोन एज एसिड। इस तरह से ये एसिड के तौर पर बिहेव कर रही है और ये हमारे पास बेस के तौर पर बिहेव कर रही है। तो इस तरह से अगर डाइपोलर आयन्स में एसिड डालेंगे तो ये इसको एक्सेप्ट करेंगे और कार्बोक्सिलेट आयन से कार्बोक्सिल ग्रुप में दोबारा तब्दील हो जाएगी। और अगर इस डाइपोलर आयन्स में अगर हम बेस को ऐड करते हैं तो ये अमोनियम आयन हाइड्रोजन रिलीज करता है जो कि इससे मिलकर वाटर बनाता है। तो इस तरह से वो स्पीशीज जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो एसिड के तौर पर बिहेव करते हैं। तो यहाँ इस डाइपोलर आयन में भी एसिडिक ये बेसिक करैक्टर शो करते हैं और अमोनियम आयन जो है ना वो एसिडिक करैक्टर शो करते हैं। तो इस तरह से हम पहले भी कॉन्जुगेट एसिड और बेस का पहले कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 में भी पढ़ चुके हैं। तो देखें एक स्पीशीज प्रोटॉन देने से पहले ये एसिड थी लेकिन प्रोटॉन डोनेट करने के बाद ये कॉन्जुगेट क्या बन गई है, बेस बन गई है। इसी तरह पहले ये बेस थी लेकिन हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने के बाद ये कॉन्जुगेट एसिड बन गई है। तो इस तरह से डाइपोलर आयन एक्चुअली हमारे पास ये कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड है। तो इस तरह से ये बेस के ये किसके तौर पर अमल कर रहा है, बेस के तौर पर, और ये एसिड के तौर पर अमल कर रहा है। अब हम इसके बाद इसके करते हैं सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड को हम बना सकते हैं, किससे बना सकते हैं, फ्रॉम अल्फा ब्रोमो एसिड्स। अल्फा ब्रोमो एसिड ये है जी अल्फा ब्रोमो एसिड एक्चुअली। लेकिन इसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम ब्रोमीन के साथ ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस देन वी ऑब्टेन अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड along with HBr।
और इसको जब हम अमोनिया के साथ अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो इस तरह से ये अमाइनो ग्रुप रिप्लेस करता है ब्रोमीन एटम को, और इस तरह से ये हमारे पास अल्फा पोजीशन पर अमाइनो ग्रुप आ जाता है और ये बन जाता है हमारे पास अमाइनो एसिड्स, और अमोनियम ब्रोमाइड यहाँ से क्या होता है, रिलीज होता है। नेक्स्ट है कि हमारे पास स्ट्राइकर सिंथेसिस, उसमें अगर हम अल्फा अमाइनो नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स। तो इस तरह से ये हमारे पास दो प्रिपरेशन है, एक को हम जो अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो तब हम हासिल करते हैं क्या, अमाइनो एसिड हासिल करते हैं। तो स्ट्राइकर सिंथेसिस में यह है कि जब हम अल्फा अमाइनो नाइट्राइल को जब हम रिएक्ट करवाते हैं, उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो उसके नतीजे में भी हम हासिल करते हैं क्या चीज हासिल करते हैं, बेटा। तो अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं इसके रिएक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड। उसमें सबसे पहले कि एस्टरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। अब एक्चुअली होता यह है कि ये हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है ये वाला, इसके जब हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, किसी अल्काइल ग्रुप के साथ, तो ये एस्टर बन जाता है। इसी तरह से यहाँ से H और OH मिलकर ये जब हम इस अमाइनो एसिड को जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप है इसको अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं किसकी मौजूदगी में, से एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो ये H रिप्लेस हो जाता है और इसकी जगह अल्काइल ग्रुप आ जाता है, और इस तरह से ये बन गया जी हमारे पास एस्टर, अमाइनो एस्टर बन गया। यहाँ से H और ये OH मिलकर आपस में बना देते हैं वाटर, तो दैट इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। सेकंड रिएक्शन है जी रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड्स। नाइट्रस एसिड क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है तो इसलिए इसको, और डेंजरस होता है तो इसलिए हम इसको बनाकर यूज नहीं करते, बल्कि हम इसको रिएक्शन के अंदर ही सोडियम नाइट्राइट को HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ये बनाते हैं HNO2 प्लस सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड तो ये आयंस में तब्दील हो जाता है, स्पेक्ट्रल आयंस बन जाते हैं। ये नाइट्रस एसिड है जी। ये नाइट्रस एसिड जब ये अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ से एक नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन आपस में मिलकर N2 बना देते हैं और ये गैस है ये रिलीज हो जाती है। यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन मिलता है, तो उस सूरत में OH यहाँ पर आ जाता है। तो इट मीन अमाइनो ग्रुप को हम रिप्लेस करते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो ये जो अल्फा अमाइनो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये तब्दील हो जाता है अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड में जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं नाइट्रस एसिड के साथ। तो एक्चुअली व्हेन अमाइनो एसिड रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड then it is converted into alpha hydroxy carboxylic acid, nitrogen gas is released and water is formed। और ये हम यहाँ पर नाइट्रस एसिड यूज नहीं करें, हम यूज करें सोडियम नाइट्राइड एंड HCl, और ये जब रिएक्ट करते हैं तो सूरत में ये बनता है नाइट्रस एसिड एंड सोडियम क्लोराइड। तब ये नाइट्रस एसिड रिएक्ट करता है और ये अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है और नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की मौजूदगी का अगर हम कैसे पता चला सकते हैं, तो मेनहट्टन टेस्ट एक कंपाउंड है जो कि ये है जी मेनहट्टन का ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दो, और जब ये अमाइनो एसिड के साथ ऐड करता है वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है और इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये कॉम्प्लेक्स जो है ना डार्क ब्लूइश जो है ना कलर देता है, ये वॉलेट कलर देता है, और इस तरह से हम डिटेक्ट करते हैं कि गिवन कंपाउंड इज अमाइनो एसिड। सो अमाइनो एसिड व्हेन रिएक्ट विद मेनहट्टन then deep violet colors is produced due to formation of this complex along with carboxylic acid is also released। तो ये वो टेस्ट है जिसकी मदद से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो अमाइनो एसिड है उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये क्रोमेटोग्राफी में भी हम अमूमन जो है ना इनको आइडेंटिफाई करने के लिए अमाइनो एसिड के जिनके कलर नहीं होते तो वहाँ पर मेनहट्टन टेस्ट करते हैं और उनकी मौजूदगी का पता चलाते हैं कि ये वहाँ पर जो है ना ब्लूइश कलर बन जाता है। और एक्चुअली यही टेस्ट जो है ना
परफॉर्म किया जाता है फिंगरप्रिंटिंग में। फिंगरप्रिंटिंग में एक्चुअली ये हमारे पास जो है ना ये जो प्रिंट लेते हैं तो इसमें प्रोटीन्स जो है ना वो टूट कर अमीनो एसिड में तब्दील हो जाती है, तो वो उस नॉन-हेड्रेट के साथ अटैक करके तो इस तरह से हमारे पास एक ख़ास किस्म का एक फिगर बनाती है ब्लूइश कलर का, और उसकी वजह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या मैच कर सकते हैं। तो ये फिंगर प्रिंटिंग में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है जी नॉन-हेड्रेट टेस्ट। अब हम इसके बाद लास्ट वाला जो टॉपिक है वो हमारे पास है जी पेप्टाइड बॉन्ड्स। अमीनो एसिड आपस में कंडेंस होते हैं, इनकी कंडेंसेशन के नतीजे में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, और इस तरह से बहुत सारे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़ जाते हैं, और इस तरह से ये आपस में लिंक करते हैं और पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, और जब इनकी तादाद मोर देन 10,000 हो जाती है तो उनको हम प्रोटीन्स कहते हैं। तो एक्चुअली यहाँ से कार्बोक्सिल ग्रुप जो है यहाँ से OH ग्रुप निकलता है, और अमाइनो ग्रुप जो है ना ये H देता है, ये आपस में मिलकर वाटर बनाते हैं जो कि यहाँ से रिलीज होता है, और ये कार्बन डायरेक्ट इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। इस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट अमाइनो एसिड वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड वो सेम अमाइनो एसिड भी हो सकते हैं, या डिफरेंट अमाइनो एसिड वापस में क्या कंडेंसेशन करते हैं, उसके नतीजे में ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं और एक चेन बन जाती है, और इसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स कहते हैं। और इस तरह से जब इनकी तादाद मोर देन 10,000 हो जाती है, इस तरह से इधर भी लिंक करते जाते हैं, इधर भी लिंक करते जाते हैं, बहुत लंबी चेन हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन्स। इस तरह से अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। थैंक यू बेटा जी, हमारा चैप्टर नंबर 13 जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें जितने भी टॉपिक्स थे हमने इसको डिस्कस कर लिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।